तो अब सुकरात की सारी ज़िंदगी से हमें दो तीन चीज़ें जो हैं उनकी फ़िलॉसफी मिलती है। पहली चीज़ ये है कि सुकरात ने एक नॉलेज का मेथड दिया, एपिस्टेमोलॉजी। ज्ञान का क्या मेथड है? हमारे यहाँ 4 दिए न्याय ने, 6 दिए मीमांसा ने, कुछ लोगों ने और कोई, लेकिन इन्होंने ज्ञान का एक मेथड दिया। ज्ञान का मेथड है पुटिंग क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चन करे जाओ, डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। पहला मेथड है मेथड ऑफ डाउट। किसी चीज़ को किसी कहने पर विश्वास मत करो, बिल्कुल क्वेश्चन करो उस पर। और वो क्वेश्चन जब तक करो जब तक आप या तो आप सेटिस्फाइड ना हो जाओ या वो आदमी अपनी अज्ञानता को स्वीकार करके भाग ना जाए। वो अंत में ये कहेगा बस मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता, जितना मैं आता हूँ आता है। तो वो या तो वो उठ के भाग जाएगा जिससे आप क्वेश्चन कर रहे हो, और या आपकी संतुष्टि हो जाएगी, और वो संतुष्टि होगी, वही ज्ञान की प्राप्ति है। हर एक आदमी से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। उसको बिठाओ, सम्मान करो, उससे पूछो, प्रश्न करो, वो बताएगा। जो ज्ञानी हैं बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, वो बड़ा बड़ा लेक्चर देगा आपको, आप सुनते रहो, बोलो मत बीच में। जब वो अपना भाषण दे ले तब उससे क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन करो फिर वो उसका जवाब देगा, फिर कोई क्वेश्चन करो। तो इसको हमने कहा डायलैक्टिकल में मेथड ऑफ कन्वर्सेशन या मेथड ऑफ डायलैक्टिकल विधि कहलाती है, द्वंद्वात्मक। ये सोक्रेटिस की देन है, द्वंद्वात्मक विधि। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कभी तृप्त मत हो, कभी किसी चीज़ को अंत तक, जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो जाओ, आपकी आत्मा संतुष्ट ना हो जाए, तब तक क्वेश्चन करते रहो। और जो जिनको ज्ञान का आडंबर है, अभिमान है, वो एक्सपोज हो जाएंगे। उनको लग जाएगा 2-4 क्वेश्चन, जैसे इन्होंने वो जज वाली बात एनेक्डोट की लिखी कि उसके लड़कों ने जज की ताली पीट दी कि जिसको यही पता नहीं मर्डर की डेफिनेशन क्या है, वो मर्डरों को फांसी दे रहा है। तो जज वहाँ से नाराज़ होकर भाग गया, यू हैव इंसल्टेड द जुडिशरी। तो या तो वो आदमी अपनी वीकनेस को स्वीकार करके भाग जाएगा, इससे ज़्यादा मैं जवाब नहीं दे सकता, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, और या आपको उससे कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उसने जो भाषण दिया है। तो डायलैक्टिकल मेथड के देने वाले इन्वेंटर जो हैं, पहली हाउ टू सीक नॉलेज, इसके लिए डायलैक्टिकल मेथड दिया है इन्होंने। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है नैतिकता में। फिलॉसफी के अंदर एथिक्स को लाने वाला दुनिया में पहला आदमी है वो। ये सुकरात की एक तो बात को मानते थे कि सुकरात, उन्होंने सोफिस्ट की एक बात को मानते थे, ख़ास तौर से प्रोटागोरस की, कि मैन इज़ दी मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। संसार में अगर कोई श्रेष्ठ सबसे ज़्यादा है तो आदमी है, इंसान। लेकिन वो उससे इसलिए अलग हो गए कि हर इंसान को उसने कह दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, तो इन्होंने नैतिकता में भी नए तरीके से इंट्रोड्यूस की ऑब्जेक्टिविटी। सत्य वो है जो सबके लिए सत्य हो, सत्य वो है जो मेरे लिए भी सत्य हो। तो सुकरात पूछते थे, किसी ने सुकरात को गाली दी तो सुकरात पूछते थे कि या ये यूनिवर्सल लॉ बनाया आपने या सिर्फ आपके लिए है? अगर यूनिवर्सल लॉ है तो फिर आप मुझे कहोगे कि तू भी मुझे बहन की गाली दे, यही नैतिकता है। अगर मैं तुझे बहन की गाली देता हूँ और तू कहता है नहीं ये नैतिकता नहीं है, तो फिर तू जो कह रहा है ये भी मैंने नैतिकता नहीं है। तो सुकरात ने एक और चीज़ इथिक्स में इंट्रोड्यूस कर दी, ऑब्जेक्टिविटी। जो सत्य है वो सबके लिए सत्य है, ये नहीं कि मेरे लिए मैं मेजर हूँ सत्य का, इसलिए मेरे लिए ये सत्य है, इसके लिए सत्य। तो सुकरात की फ़िलॉसफी में ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है, और यही ऑब्जेक्टिविटी उन्होंने फिर नॉलेज में ट्रांसफ़र की। पर्टिकुलर की नॉलेज जो है वो नॉलेज नहीं होती। उन्होंने चेयर का, प्लेटो ने तो इस पर पूरा अपनी फ़िलॉसफी सारी इस पर लिखी है। इन्होंने कहा कि एक चेयर है, उसके बारे में डिफरेंट ओपिनियन हो सकती हैं। एक के घर में आराम चेयर है, वो कहेगा दिस इज़ चेयर। एक के घर में ऐसी चेयर है जो ऐसी चेयर है, तो वो कहेगा दिस इज़ चेयर।
एक के घर में लकड़ी की चेयर है, वो कहेगा दिस इज चेयर। तो कहते चेयर क्या है एक्चुअली, ये चेयर है या ये चेयर है, ये चेयर है। ये सब्जेक्टिव नहीं हो सकती, ये आपकी नॉलेज नहीं है। तो उसने कहा नॉलेज क्या है कि इनकी यूनिवर्सल फॉर्म क्या है चेयर की। एक ऐसी चेयर जो सामान्य चेयर हो, जनरल चेयर हो, वो चेयर क्या है। और जब आपको पता लग जाएगा कि चेयर क्या है, तो चेयर की नॉलेज नहीं होती, नॉलेज होती है चेयरनेस की। जिसको चेयरनेस की नॉलेज है वो बता सकता है कि ये चेयर है। मैं उसको कहूँ ये, वो कहता नहीं ये चेयर नहीं है। तो चेयर क्या होती है वो बताएगा, चेयर का क्या होती है उसकी डेफिनेशन बताएगा। तो इसके लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया कॉन्सेप्ट। परसेप्ट रियल नहीं होते, कॉन्सेप्ट रियल होते हैं। कॉन्सेप्ट की नॉलेज रियल नॉलेज है, परसेप्ट की नॉलेज। सोफिस्ट ये कहते थे कि हमारी इंद्रियां जो ज्ञान देती हैं वही ज्ञान हमारा, लेकिन प्लेटो ने कहा कि इंद्रियां ज्ञान का साधन नहीं है। इंद्रियां बहुत बार धोखा दे जाती हैं। हेलुसिनेशन आर वेरी कॉमन, इल्यूजन्स आर वेरी कॉमन। अब उसने जो एग्ज़ाम्पल दी थी वो तो दी थी कोई और एग्ज़ाम्पल वहाँ की, लेकिन हम एग्ज़ाम्पल देते हैं हिंदुस्तान की अपनी एग्ज़ाम्पल कि जब हम स्टेशन के पास खड़े होते हैं तो हमें रेल की पटरियाँ आगे मिलती हुई दिखाई देती हैं। तो हमारी आँखें इल्यूजन क्रिएट कर रही हैं, सही रास्ता ही कहाँ बता रही हैं, पटरियाँ तो मिलती नहीं कहीं भी। तो अपनी आँखों पर विश्वास करोगे तो ये लगेगा पटरियाँ कहीं मिल रही हैं। अब उसमें तो साइंटिफिक दिए कि भाई सूरज जो है थाली जैसी दिखाई देता है, तो थाली थोड़ी है सूरज। या आकाश आपको पृथ्वी से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आकाश कहीं पृथ्वी से थोड़ी मिल रहा है। तो उसने तो ऐसी साइंस से बहुत सारी एग्जाम्पलें देकर कहा कि अगर तुम आँखों पर ही भरोसा करोगे तो तुम तो ये सारे जितने इल्यूजन हैं उनको भी तुम रियल मान लोगे। इसी तरह और इंद्रियां भी आपको बहुत सारी धोखा देती हैं। कान में आपके कोई आवाज़ आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है आवाज़, आपको उससे कुछ कैसा लग रहा है तो आप करेंगे तो बंदर की आवाज़ है। लेकिन जब आगे जाके देखा कि वहाँ तो बंदर नहीं, वहाँ कोई बैंड वो बजा रहा था, तो उसका वो स्वर ख़राब हो गया था, बंदर जैसी आवाज़ लग रही थी। तो इल्यूजन, हमारी इंद्रियां इल्यूजन का तो ज्ञान दे सकती हैं, हेलुसिनेशन भी क्रिएट हो जाते हैं, यानी जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ में कुछ दिखाई देने लगता है। तो इसलिए उसने कहा कि इंद्रियों पर विश्वास ज्ञान में नहीं किया जाता। इसने एक ऐसी धारा बना दी एपिस्टेमोलॉजी की, जिसमें उन्होंने कहा कि इंद्रिय आपको धोखा देती है, इसलिए डोंट बिलीव ऑन योर सेंसेस। तो फिर कैसे करें? तो उन्होंने कहा कि जो कॉन्सेप्ट हैं उनका ज्ञान बुद्धि दे सकती है, जो डेफिनेशंस हैं वो इंद्रियां नहीं बता सकते हैं, हमारी बुद्धि बताएगी कुर्सी की डेफिनेशन क्या है। और जब हम कुर्सी की डेफिनेशन जान जाएंगे तो फिर हम बता सकते हैं कि ये कुर्सी है, ये कुर्सी नहीं है। इसके लिए हमने पहले भी एग्जाम्पल वो प्लेटो की दी थी। इस प्लेटो की एग्जाम्पल के देने वाले तो यही हैं कि ऑर्डिनरी आदमी जो है, क्योंकि प्लेटो को हम मानते हैं कि फर्स्ट फासिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑर्डिनरी आदमी को घृणा करता था वो। तो ऑर्डिनरी आदमी को क्यों घृणा करता था? क्योंकि गुरु ने उनके कहा कि नॉलेज तो कॉन्सेप्ट की नॉलेज होती है, परसेप्ट की नॉलेज नहीं होती। तो प्लेटो ने सर, वो हमने कहानी उस दिन सुनाई भी थी कि वो रात को सारे फिलोसफर बैठे रहे और जब दिन निकला तो वहाँ झाड़ू लगाने वाला आया। उसने कहा सर इतनी सारी मोमबत्तियाँ रात को जलाई हैं, कितने आदमियों ने जलाई हैं? ऐसा लग रहा है 15-20 आदमियों ने जलाई मोमबत्ती, इसका मोम पड़ा हुआ है। तो ऐसी क्या गहरी समस्या थी? तो प्लेटो ने उसको एकदम कहा कि तुमने पेट भर के रोटी खा ली है? उसने कहा हाँ जी। और नींद भी अच्छी आ गई कहते? तुम कॉमन मैन की प्रॉब्लम यहीं तक सीमित है। कॉमन मैन की क्या प्रॉब्लम है? हाउ टू फिल द बेली, हाउ टू हैव डीप स्लीप। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी की प्रॉब्लम को तुम नहीं समझ सकते। उसने कहा सर फिर भी हमें कुछ तो बताओ, क्योंकि हम यहाँ आपकी सेवा करते हैं। उसने कहा प्रॉब्लम ये थी कि घोड़े के मुंह में कितने दांत होते हैं?
तो उसने कहा सर आप हमें आज्ञा देते हैं, हम नीचे अस्तबल में घोड़े बंधे रहते हैं, उनके दांत काउंट करके आपको बताते थे। कहते मूर्ख यही तो समस्या है, यू कांट अंडरस्टैंड दिस थिंग। उसने कहा क्या? कहते ये तय करना था कि आदर्श घोड़ा कौन सा है जिसके दांतों को हम ठीक माने, ट्रुथ कैसे माने। तो ये तय नहीं कर पा रहे अब कि आदर्श घोड़ा कौन सा है। 10 साल का घोड़ा आदर्श है या 16 साल का घोड़ा आदर्श है, या ऐसा घोड़ा आदर्श है जिसके कोई बीमारी ना हुई हो, फिर उसके दांत को हम आदर्श मानेंगे। तो ये आइडियल्स का, जो हमारे आइडियल्स हैं, ऊंचे ऊंचे आदर्श हैं, ये उनका ज्ञान फिलॉसफी है, पर्टिकुलर चीज़ों का ज्ञान से फिलॉसफी नहीं आती। तो जो कंसेप्ट को जानता है वही फिलोसफर हो सकता है। इस कंसेप्ट का नाम उन्होंने आइडिया भी रख दिया। आइडिया को हिंदी में कहते हैं प्रत्यय। उन्होंने इसको प्रत्यय कहा कि जो आदमी प्रत्यय को जानता है वो रियल मैन ऑफ नॉलेज है। तो जैसे इनके चेलों ने किया था कि बताओ डेफिनेशन मर्डर की क्या है। जब आप मर्डर की डेफिनेशन जज कैसे बने बैठे हो। तो फ्रायड के, उसके सोक्रेटिस के चेले यही काम करते थे कि वो डेफिनेशन पूछते थे, और डेफिनेशन कोई बताना, डेफिनेशन बताना बड़ा मुश्किल है। तो कहते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम हज़ारों कुर्सियां देखेंगे। इंडक्टिव मेथड, ये जो आपका डायलेक्ट है किस चीज़ पर चलेगा? इंडक्टिव विधि पर। इंडक्टिव का मतलब ऑब्जर्वेशन। हम एक चीज़ को नहीं देखेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे। 1 कुर्सी, 2 कुर्सी, 4 कुर्सी, 6 कुर्सी, फिर उनमें से कॉमन फैक्टर तलाश करेंगे। ऐसा फैक्टर जो सब कुर्सियों में कॉमन है उसको हम निकालेंगे। ये कहलाता है इंडक्शन। तो प्लेटो की, इनकी थ्योरी का सबसे बड़ा काम है कि ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम कंसेप्ट। और कंसेप्ट को चूँकि इंद्रियां नहीं देख सकती, कंसेप्ट को बुद्धि दे सकती है, तो उन्होंने कहा नॉलेज कम फ्रॉम थ्रू रीज़न, नॉट थ्रू सेंसेस। सेंसेस से नॉलेज नहीं आती, नॉलेज बुद्धि से आती है। आपकी बुद्धि जो है, जो रीज़न है आपका, वो आपको नॉलेज सही देगा। तो सोक्रेटिस ने पाथ ऑफ नॉलेज जो है, वे ऑफ नॉलेज, 2 चीज़ों को बताया। नॉलेज, रियल नॉलेज इज़ द रियल नॉलेज ऑफ कंसेप्ट, नॉट ऑफ परसेप्ट। द सोर्स ऑफ नॉलेज इज़ नॉट द, आर नॉट द सेंसेस बट रीज़न। और इसी के आधार पर उन्होंने मेटाफिजिक्स निकाल दिए कि ओनली आइडियाज आर रियल, अदर थिंग्स तो उसकी इम्परफेक्ट कॉपियाँ हैं। मुझे अगर फूल का ज्ञान है तो जो यहाँ फूल है वो गोभी का फूल, गुलाब का फूल, गेंदे का फूल। अब जिसको हम परफेक्ट फूल कहेंगे तो दूसरा फूल नहीं है वो। अगर हम गोभी को कह दें कॉलीफ्लावर के यही फ्लावर है, तो फिर गुलाब को क्या कहेंगे, गुलाब फ्लावर है या नहीं। तो उन्होंने कहा पर्टिकुलर चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, उस फ्लावर की कॉपियाँ हैं। ये भी फ्लावर है, लेकिन ये परफेक्ट फ्लावर नहीं है। अगर ये परफेक्ट फ्लावर होता तो फिर गोभी फ्लावर नहीं होती, ये परफेक्ट है। तो परफेक्ट फ्लावर को कौन जानेगा? उसको हमारी बुद्धि जानेगी, ये नहीं जान सकती चीज़ों को। सारी फिलॉसफी जो है अगली, वो सुकरात ने जो बीज बोया ये कि सारी नॉलेज जो है, फिलोसफिकल नॉलेज, वो रीज़न से आएगी। बुद्धि का प्रयोग करो तो आपको यूनिवर्सल मिलेगा। बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे तो आपको और इंद्रियों के द्वारा यूनिवर्सल नहीं मिल सकता। तो ये भी उन्होंने मेटाफिजिक्स के द्वारा सिद्ध किया कि ओनली आइडियाज़ आर रियल। जो संसार की चीज़ें हैं वो रियल नहीं है, कोई संसार में रियलिटी नहीं है। देयर इज़ नथिंग रियली, ऑल थिंग्स उस रियलिटी की के प्रतिबिंब हैं सारे के सारे, और वो भी इम्परफेक्ट हैं। किसी को हम परफेक्ट फूल नहीं कह सकते, किसी चिड़िया को हम परफेक्ट चिड़िया नहीं कह सकते। ये सब चीज़ें इम्परफेक्ट हैं। और किसकी इम्परफेक्ट हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ चिड़िया, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लावर। तो ट्राई टू नो द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करो। उसी के लिए उसने मेथड दिया था, ये डायलेक्टिकल मेथड, कि जब तक आपको कॉन्सेप्ट का ध्यान ना हो जाए, आप कोशिश ये करो, जो भी आपको आदमी ज्ञानी लग रहा है आप उसको पकड़ के बिठा लो और जेब से पैसे खर्च करो। ज्ञान के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, रोटी इतनी ज़रूरी नहीं है। मैन हैज़ नॉट बॉर्न फॉर ईटिंग फॉर फिलिंग हिज बेली। आदमी पेट भरने के लिए पैदा नहीं हुआ है, आदमी इसलिए पैदा हुआ है कि रियलिटी को जाने।
और रियलिटी को जानने के लिए अगर पेट भरने की थोड़ी सुविधा कुर्बान भी कर दी जाती है। एक आदमी को कोई इंजीनियर है, मैं उससे पकड़ कर लाता हूँ इंजीनियरिंग क्या होती है भाई, और वो आदमी बोर हो रहा है तो मैं उसको कहूँगा भाई एक बार चाय और पियो, चाय के साथ पकौड़ा भी ले लो। तो मेरी जेब से अगर पैसा खर्च हो रहा है तो इतना ज्ञान मुझे मिल रहा है, पैसे से ज्ञान को कैसे नापोगे? जो ज्ञान है वो तो लाखों रुपए में भी नहीं मिलता। तो सुकरात कहते थे कि आपको सबसे बड़ी चीज़ जो है दुनिया में, सबसे बड़ी वैल्यूएबल चीज़ वो नॉलेज है। नॉलेज से ज़्यादा वैल्यूएबल कोई नहीं हो सकती। अगर आपको हमारे यहाँ ब्रह्म ज्ञान माना जाता है कि ब्रह्म ज्ञान के लोग घर छोड़ के चले जाते हैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने। सुकरात भी यही कह रहे हैं, इसीलिए सुकरात को लोगों ने सेज कहा है कि सुकरात फिलोसफर नहीं था, वो तो कोई ऋषि था। ज्ञान के लिए सब कुछ त्यागा जा सकता है, वो कहता था, लेकिन ज्ञान प्राप्त करो, और ज्ञान रीज़न से प्राप्त होगा पर चीज़ों को देखने से नहीं। तो उस रीज़न का इस्तेमाल करो, बुद्धि को खोल के रखो। जब बुद्धि आपकी खुल जाएगी, आपकी नैरोनेस ख़त्म हो जाएगी, बुद्धि के अंदर से जड़ता ख़त्म हो जाएगी। जो बुद्धि के अंदर आपके थोड़ी बहुत किसी तरह से खराबी आ गई, जब वो ठीक हो जाएगी तो आप फिर कॉन्सेप्ट का ज्ञान करोगे। और कॉन्सेप्ट जो हैं उनके आप ऊपर चलते जाओ, कॉन्सेप्ट का भी कॉन्सेप्ट बन जाए तो आप परम कॉन्सेप्ट पे पहुंच जाओगे, आपको रियलिटी मिल जाएगी। तो सुकरात की फ़िलॉसफी में, एपिस्टेमोलॉजी में रीज़न को सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सोर्स बताया। ज्ञान का सोर्स इंद्रियां नहीं है, ज्ञान का सोर्स रीज़न है। और अल्टीमेट रियलिटी संसार के अंदर कोई चीज़ नहीं है, अल्टीमेट रियलिटी कंसेप्ट हैं। उन कंसेप्ट को हिंदी में तो दर्शन लोगों ने किया है प्रत्यय। तो प्रत्यय ही रियल है। जिसको प्रत्यय का ज्ञान होता है वही ज्ञानी है, जिसको प्रत्यय का ज्ञान नहीं होता वो ज्ञानी नहीं होता। तो सुकरात की मेटाफिजिक्स बड़ी सिंपल है लेकिन कठिन है वहाँ तक पहुँचना। लेकिन मूल रूप से सुकरात को हम जानते हैं, जो उन्होंने सारे संसार की सिविलाइजेशन को दिया, जिसके लिए हमारे रसल ये कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटी तो उसी दिन मर गई थी जब सुकरात जैसे महात्मा को और संत को जहर पिलाया था। तो सुकरात का सबसे बड़ा देन है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एथिक्स। कोई मॉरल लॉ था ऐसा नहीं हो सकता जो यूनिवर्सल ना हो। अगर वो यूनिवर्सल नहीं है तो फिर मॉरल लॉ नहीं है। सुकरात से ये चीज़ कांट ने ली, जर्मनी वाले ने। इन मैथमेटिक्स द ट्रूथ इज़ ऑब्जेक्टिव। 2 और 2 सभी के लिए 4 होते हैं, और एनी एक्सेप्शन इज़ मैथमेटिकल में रॉन्ग। तो वो कहता है कि यहाँ भी जो लॉ है वो यूनिवर्सल है, मॉरल लॉ यूनिवर्सल है। तो सुकरात ने दुनिया को एक यूनिवर्सल मॉरलिटी देने की कोशिश की। सुकरात की मॉरलिटी जो है वो यूनिवर्सल मॉरलिटी है। अब सुकरात को जब यूनिवर्सल मॉरलिटी दी तो उसको कैसे निकालोगे? तो फिर सुकरात ने कहा इट इज़ रीज़न। आप एक एक मॉरल लॉ को रीज़न पे परखते जाओ। क्या ये लॉ यूनिवर्सल बन सकता है? क्या ये लॉ यूनिवर्सल बन सकता है? अगर वो यूनिवर्सल नहीं बनता तो उसको छाक दें। इट इज़ एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इज़ नॉट मॉरल। कहीं एक्सेप्शन नहीं कर सकते आप। अब इस चीज़ को भी बहुत सारे लोगों ने तो, लेकिन जो हमारे बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं उन्होंने कहा कि भगवान के दरबार में एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। महमूद किंग था अफ़गानिस्तान का, और अयाज जो था एक नौकर था, वो ग़ुलाम था। लेकिन नियम क्या है? अल्लाह के दरबार में सब बराबर हैं। अगर अयाज पहले आएगा तो अगली लाइन में अयाज खड़ा होगा। अगर महमूद पहले आएगा तो अगली लाइन में ये नहीं हो सकता कि आओ जी राजा जी महाराज, आपके हाथ में तो, इसके हाथ में तो वो हैं 2-4 चने बने हैं, ये तो लेके आया है गुलाम, और आप मेवा भी लाए हो, मिश्री भी ले आओ भगवान का। तो ये चीज़ जो है इमोरल बना देती है। हमारे सूफियों ने इसी चीज़ को किया कि एक ही सफ़ में खड़े होकर के उन्होंने कहा ये इस्लाम की बड़ी देन है दुनिया को कि यहाँ पर ग़ुलाम और राजा का भेद मिट जाता है जब मस्जिद में जाते हैं। बाहर दोनों में भेद है, दोनों में। ये कहाँ से आई? ये सुकरात से आई चीज़। सुकरात कहता है मोरलिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकती।
वहाँ ये कोई नहीं हो सकता कि ये आदमी जिस घर देखी तवा परात उस घर नाचे सारी रात, ये नहीं हो सकता। मोरलिटी में तो सबके लिए इमोरल है। आपने जो काम किया है, अगर वही काम किसी रिक्शा वाले ने किया है तो उसको भी वही दंड मिलेगा जो आपको दंड मिलेगा। लेकिन अगर आपको एक्सेप्शन कर दी कि नहीं जी ये तो बड़े MP हैं, MLA हैं, ये गलती हो गई कोई, तो सुकरात कहेगा यहीं मोरलिटी हो गई। तो सुकरात ने बड़ी कठोर मोरलिटी दुनिया को दी। तो इन चीज़ों को हम सुकरात का दर्शन मानते हैं। इन्हीं को आपने विस्तार किया है दूसरे लोगों ने, सुकरात के शिष्यों ने, यानी डायलेक्टिकल मेथड। मार्क्स ने भी डायलेक्टिकल मेथड लिया है। मार्क्स की सारी फिलॉसफी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कहलाती है। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, क्योंकि वो समझते हैं कि डायलेक्ट में जो मैं कह रहा हूँ, मैंने एक थीसिस रखी, आप एंटी थीसिस रखिए, फिर एंटी थीसिस थीसिस से टकराएगी और उसमें से कोई सिंथेसिस पैदा होगी तो कोई नई चीज़ निकल कर आएगी। तो मार्क्स जैसे आदमी जो 20वीं सदी में, उन्होंने भी वही मेथड जो सुकरात वाला डायलेक्टिकल मेथड है कि जो आपका आदमी बोल रहा है आप उससे कोई ऐसा क्वेश्चन कीजिए कि उसमें से या तो वो उसका जवाब दे नहीं पाएगा तो भाग जाएगा, और या फिर जवाब देगा तो आपको एक नई चीज़ मिल जाएगी, ज्ञान मिल जाएगा। तो डायलेक्टिकल मेथड जो है नॉलेज का, ये सुकरात की देन है। फिर दूसरा मेथड क्या है, सुकरात ने कहा कि यूनिवर्सल लॉ बनाने, जनरल लॉ बनाने हैं आपने, रियलिटी के बारे में आपने जनरल जाने पर। तो संसार की सब किताबों को देखो आपने 2-3 हज़ार किताबें देखी, कोई मोटी है, कोई पतली है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है। फिर आप किताब का एक कंसेप्ट बनाओगे, किताब ये होती है, ये किताब का मोटा रूप है, ये छोटा रूप है। तो उन्होंने कहा उसके लिए आपको बड़ी ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। आप ऑब्जर्वेशन के बिना, हम क्या करते हैं कि एक दिन एक आदमी कमीज़ पहन के गया, लाल कमीज़, उसका पेपर बढ़िया हो गया, तो हमने कह दिया अरे भैया लाल कुर्ता पहन के जाओ तो पेपर आसान हो जाएगा। अरे कम से कम 10 जगह या 50 जगह 100 जगह तो ऑब्ज़र्व करो इसको कि जो आदमी लाल कमीज़ के पहन के गए उनके पेपर हार्ड हुआ। आपने एक स्टांस पे कह दिया सारा, ये डॉगमा हो जाएगा। तो आप सुकरात की बात मानो, यूनिवर्सल बनाना है, अगर कोई यूनिवर्सल लॉ दिखाना है तो आप सैकड़ों चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, फिर उनमें से कॉमन सेंस निकालो, तो ये रीज़न निकालेगा, खोजेगा इसमें क्या चीज़ कॉमन है। जो चीज़ कॉमन नहीं है उसको छोड़ते जाएंगे, जो कॉमन है उसको देखते जाएंगे। तो डायलेक्टिकल विधि के साथ रीज़न जुड़ा हुआ है। रीज़न के बिना आप डायरेक्ट कर ही नहीं सकते। इसी चीज़ को हम आगे भी देखेंगे। इसी चीज़ को सुकरात के शिष्य ने भी कहा है, प्लेटो ने, कि आदमी की नॉलेज का पता किससे लगता है, द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस दैट ही रेजेस। जवाब से पता नहीं लगता, जवाब तो नहीं देना है। तो क्वेश्चन ने, उसने यही कहा कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन रेज करो, और इंटेलिजेंट क्वेश्चन रेज करोगे तो आपका ज्ञान वृद्धि होगा। और अगर किसी अज्ञानी से पाला पड़ गया तो अज्ञानी भाग लेगा आप, तो ये भी पता लग जाएगा ये अज्ञानी है, हमने इसको नमस्कार भी नहीं करनी। और जो ज्ञानी है वो आपको, जितने आप इंटेलिजेंट मूर्खों वाले क्वेश्चन करोगे तो वो भी कह देगा कि तेरा क्वेश्चन ही मूर्खों जैसा है। लेकिन इंटेलिजेंट क्वेश्चन रेज करोगे तो आपके ज्ञान की वृद्धि होगी, वो आपको नई नई चीज़ें बताएगा। तो ये ज्ञान का मेथड जो है, दोनों मेथड ये फिलॉसफी में सारा फॉलो हो रहे हैं, डायलेक्टिकल मेथड भी और इंडक्टिव मेथड भी। और मेटाफिज़िक्स में भी अब आगे जितनी फिलॉसफी आएगी उसमें यही कन्फ्लिक्ट आएगा। सोफिस्ट जो हैं वो कहेंगे कि इंद्रियों से ज्ञान मिलता है, और रेशनलिस्ट ये कहेंगे कि नहीं, बुद्धि से ज्ञान मिलता है, इंद्रियां धोखा देती हैं। तो यही दो ही धाराएं जो हैं वो सारी फिलॉसफी में चल रही हैं अब तक। क्या नॉलेज इंद्रियों से आती है, एक्सपीरियंस से आती है, या नॉलेज बुद्धि से आती है? अगर आप सोफिस्ट हैं तो आप कहेंगे नॉलेज हमारी इंद्रियां देती हैं, आँख हमें नॉलेज देगी। अगर आप के सोक्रेटिस के मानने वाले हैं तो आप कहेंगे नहीं, इंद्रियां तो इल्यूजन भी, हेलुसिनेशन भी पता कर देती हैं, नॉलेज आपकी बुद्धि से आएगी, बुद्धि का प्रयोग करो। बुद्धि का प्रयोग करोगे तो नॉलेज। तो सुकरात की ये बहुत बड़ी देन है कि उसने रीज़न को सोर्स ऑफ रियल नॉलेज बनाया। अगर ट्रू नॉलेज देखनी है तो रीज़न ही बताएगा। इंद्रियां थोड़ी दो और दो देख, दो कहाँ है बताओ, और दूसरा दो कहाँ है, ढूंढते रहो दुनिया में नहीं मिलेगा। लेकिन रीज़न ने कहा अगर दो एक कॉन्सेप्ट है
दो कोई वस्तु नहीं है। इस कंसेप्ट और इस कंसेप्ट को जब जोड़ोगे तो चार ही बनेगा। तो रीज़न आपको करेक्ट नॉलेज वो देगा, बिल्कुल बुद्धि आपकी वो नॉलेज देगी जिसको आप कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी नॉलेज जिसको कंट्राडिक्ट ना की जा सके वही रियल नॉलेज है। और उस नॉलेज का ऑब्जेक्ट क्या होगा नॉलेज का? जब आप रीज़न को देखोगे तो रीज़न जो है वस्तुओं को नहीं देखेगा, रीज़न उन वस्तुओं के गुणों को देखेगा, क्योंकि उन गुणों पर वो यूनिवर्सल बनाएगा। तो वस्तु के जो गुण हैं उन्हीं से आइडियाज़ फॉर्म होंगे और वही आइडियल होंगे हमारे।